आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पर देखिए डिटेल में पूरा चैप्टर को पढ़ चुके हैं, एक एक चीज एक एक फॉर्मूले को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को बड़ी ही डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली एग्जाम टाइम आ गया है तो इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीजों को एक एक करके पढ़ सकें। तो यहां पर हम बहुत जल्दी ही कम समय में इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे। तो ध्यान दीजिए इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए सारे के सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को हम देखेंगे, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे, साथ ही कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हम यहां पर देखेंगे ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो आपको खुद से करनी है, क्योंकि आप जब खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान दें कि यहां पर आपका जो सिलेबस है 2020 टू 23 के हिसाब से, उसमें इस चैप्टर में सिर्फ एक ये चीज हटी है, बाकी आप ये समझ लीजिए सब कुछ इस चैप्टर में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात, स्केलर और वेक्टर ये दोनों चीज क्या होती है, क्योंकि इन दोनों चीजों को समझेंगे तभी जाके आगे हम बढ़ पाएंगे। तो स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है? क्वांटिटी दैट इन्वॉल्व्स ओनली मैग्नीट्यूड विच इज रियल नंबर, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर। ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, राइट, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी या क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। यानी कि इस तरह की क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही लेकिन साथ में उसमें डायरेक्शन भी है, उसको हम कहेंगे स्केलर। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको हम कहेंगे स्केलर, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लाइन है, लेकिन क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शन दे दी तो ये बन गई एक डायरेक्टेड लाइन। लेकिन यहाँ पर वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी जरूरत होती है, तो हमने इसी लाइन, देखो लाइन आपकी इस डायरेक्शन में भी होती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये अपनी डायरेक्टेड लाइन है। अब हमने क्या करा, इस लाइन को उठाया और उसमें हमने क्या करा, ए एक इनिशियल पॉइंट ले लिया, बी एक टर्मिनल पॉइंट ले लिया। ध्यान दीजिए वेक्टर में हमेशा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने एक मैग्नीट्यूड ले लिया ए बी, मतलब एक यहां पर अपना लाइन सेगमेंट उठा लिया ए बी, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखें, ये जो लाइन सेगमेंट आपका ए बी है तो ये मैग्नीट्यूड यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, राइट। और इसमें एक डायरेक्शन भी है, तो ध्यान दीजिए आपका ये मैग्नीट्यूड रहा और इसमें एक डायरेक्शन भी रही, तो ये हो गया आपका वेक्टर, राइट, समझ गए। और अगर अकेला मैग्नीट्यूड अकेला होता ए बी तो ये क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से दोनों चीजों को हमको समझना है। ध्यान दीजिए कि जैसे हमारी ये वेक्टर ए बी है तो ये वेक्टर ए बी हो गई, राइट। तो वेक्टर ए बी का ये जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रही है वो होता है आपका इनिशियल पॉइंट, और जहां पर वेक्टर एंड होती है वो होता है आपका टर्मिनल पॉइंट। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि देखिए कई सारी डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो कई बारी क्या होगा कि इन पॉइंट्स का यूज होगा, इन टर्म्स का यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो ए बी वेक्टर जो है ये ए से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल पॉइंट, बी पे एंड हो रही है तो इसका टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। और ए बी जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो इन दोनों को मिला के बन जाता है आपका वेक्टर ए बी, राइट, समझ गए बात को। सो एक चीज का और ध्यान दो, वेक्टर ए बी समझ में आ गया। अब अगर आपको वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको शो कैसे करते हैं, तो इस पर आप इस तरीके से मॉडुलस लगा दीजिए तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर दोगे तो वही हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर वाला जो टॉपिक है ये अपन ने बड़े डिटेल में समझा है। तो मेन अपन जो मुद्दे की बात है वो करेंगे कि जैसे ये पॉइंट है आपका, ठीक है, ये 3 डायमेंशन में कहीं पर भी ये पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने एक्स वाई जेड है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये हो जाएगा ओपी, जिसको कि अपन वेक्टर आर से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही है कि एक पॉइंट हमने पी लिया स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0 0 0, then the vector OP having O as initial point and P as a terminal point। अब ये जो वेक्टर OP है इसका ध्यान दो, O इनिशियल पॉइंट है, P टर्मिनल पॉइंट है, तो ये जो OP है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है तो इसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू O। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वही मैंने आपको क्या बताया था कि देखो अगर ये वेक्टर OP है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो O और P के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर दो तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। वही हमने किया, देखो यहाँ तो 0 0 था, ठीक है, तो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ गया बात को। तो इस तरीके से ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हम फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया कि अपना
3 डायमेंशन में कोई भी एक पॉइंट है, यानी कि यही वही स्पेस में कोई पॉइंट है अपना P, तो इस P पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर OP हो जाएगा, OP वेक्टर, राइट, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये। आगे बढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस को अपन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से शो करते हैं, और ये इसकी पूरी थ्योरी अपन ने बड़े डिटेल में पढ़ी है, डिटेल्ड वीडियो में, राइट। सो यहाँ पर उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो होते हैं अपने डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। कॉस अल्फा को आप L से, कॉस बीटा को M से, और कॉस गामा को आप N से शो कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये जो कॉस अल्फा है L इक्वल टू, इसको अपन x अपॉन R से शो करते हैं, x अपॉन R, और पूरा डिटेल में अपन इस चीज को पढ़ा है कि कैसे होता है x अपॉन R, और यहीं से आप अपना x यानी कि डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हो L इंटू R, तो x इक्वल टू LR आ गया। इसी तरीके से कॉस बीटा y अपॉन R, तो यहाँ से y इक्वल टू MR हो गया। इसी तरीके से कॉस गामा को अपन n से शो करते हैं, जो कि होता है z अपॉन R, तो यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी NR। तो यहाँ से ये जो है आपके x, y और z, ये जो वैल्यू आई है LR, MR, NR, ये आपके हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन ये होगा LR, MR, NR, डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज को शो करने का जो तरीका होता है वो होता है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ये समझ के चलिएगा, ये अपना डायरेक्शन रेशियो है ABC, जिनकी वैल्यू LR, MR, NR, I है, ठीक है, समझ गया बात को। तो डायरेक्शन रेशियोज ABC। अब एक चीज का ध्यान दो, जो अपने डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, जिनको अपन LMN से भी शो करते हैं, इनके स्क्वायर का सम जो होता है ये होता है 1। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। चलिए, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर है उनके टाइप्स, तो यहाँ पर जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, द वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, यानी कि वही ये आपका इनिशियल पॉइंट है और यहीं पर आपका टर्मिनल पॉइंट है, तो वो जो वेक्टर हो जाएगा वो जीरो वेक्टर हो जाएगा, जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं, और इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिट यानी 1 यूनिट। कोई भी वेक्टर है, अगर आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो और मैग्नीट्यूड फाइंड करने पे आपको 1 मिलता है, तो आप समझ जाइए कि वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और इसको शो करने का तरीका होता है ए कैप, यानी जो भी वेक्टर है उसका कैप, जैसे बी का तो बी कैप, राइट, तो उस पर कैप लगा दीजिए तो वो हो जाएगा उसका यूनिट वेक्टर। चलिए, को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल वेक्टर का मतलब कि मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ये गई ए, इसी पॉइंट से एक दूसरी वेक्टर बी गई, इसी पॉइंट से एक तीसरी वेक्टर सी गई, तो मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम रहा है, जैसे बहुत सारी वेक्टर है लेकिन उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है बट इनिशियल पॉइंट सेम है, तो उनको हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। तो 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अब बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर, तो 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो, कोई भी लाइन है, इस तरीके से कोई लाइन बनी हुई है, अब इसी लाइन के पैरेलल आपकी अगर वेक्टर आपको दिख रही हैं तो उनको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। अब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन, बट अगर एक कोई लाइन है, ठीक है, एक कोई लाइन है और उसी के पैरेलल आपकी वेक्टर्स हैं, तो आप समझ जाइए कि वो हो जाएंगे आपकी कोलिनियर वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल एंड रिटन एज वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। चलिए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है? सिंपल सा है कि कोई वेक्टर ए बी है इस तरीके से, ठीक है, तो उसी का अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो मतलब तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द अपोजिट दैट ऑफ इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव ऑफ वेक्टर। वही मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से कोई वेक्टर आपका ए बी वेक्टर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन अगर अलग अलग आ गई, मान लो इस तरीके से, देखो आप मैग्नीट्यूड देख रहे हो बिल्कुल सेम है मैग्नीट्यूड, बट ये हो गया आपका ए, एक मिनट, इस तरीके से ये ए बी है और इसकी डायरेक्शन ये भी आपका ए बी ही है बट डायरेक्शन इसकी अलग है, तो आप इसको पढ़ोगे कैसे? बी ए, समझ गया बात को? तो बस वही है, ए बी इक्वल टू माइनस ए बी या बी ए इक्वल टू माइनस ए बी, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एडिशन ऑफ वेक्टर, तो देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर में 2 रूल यहाँ पर काम करते हैं, 2 लॉ काम करते हैं, एक होता है आपका ट्राइंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ में क्या है, जैसे मान लो यहाँ इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक चले, फिर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक चले, और अगर आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कि ए से लेके सी तक चले, तो अगर ए सी आपको फाइंड करना है तो कुछ नहीं, आप क्या करोगे, ए से लेके बी तक आप चले तो ए बी, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को अगर आप ऐड कर दो तो आपको ए सी मिल जाएगा, बट डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ए से बी डायरेक्शन, बी से सी डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन इक्वल क्या हो जाएगा, ए टू सी। अगर ये डायरेक्शन चेंज हो जाती
तो कुछ और ही रिजल्ट होता। ठीक है, चलिए। सो ये जो है ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये होता है अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए, अब in general if we have two vectors a and v, then add them, they are positions so that they in the initial of one coincide with the terminal point of the other। अब देखिए इसको समझिए, जैसे कि मान लीजिए अपने को दो वेक्टर एज एन रैंडम दे दी, एक a वेक्टर है, ये b वेक्टर, अब इन दोनों को ऐड करना, तो कैसे करोगे? तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि जैसे वेक्टर a में आपको वेक्टर b को ऐड करना है, समझ रहे बात को, ऐड करना, तो आप क्या करो, ये a वेक्टर है, इसका आपका टर्मिनल पॉइंट कहाँ है, ये रहा टर्मिनल पॉइंट, और दूसरी वेक्टर का आप इनिशियल पॉइंट देखो। तो हमेशा ध्यान दो कि इस वेक्टर को आपको ऐड करना है दूसरी वेक्टर में, इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड होनी चाहिए, तभी जाके आप इसको ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ए वेक्टर हमने इस तरीके से ये लिख लिया, ये वाला वेक्टर इधर लिख लिया। अब ये जो बी वेक्टर है आपका ऐसा का ऐसा बिल्कुल सेम डायरेक्शन में रहेगा, बस इसका ये जो इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि ये इनिशियल है टर्मिनल है, क्योंकि डायरेक्शन ये है, तो इसका ये जो इनिशियल पॉइंट है ये अपन ने यहाँ रख दिया और इन दोनों को इस तरीके से लिख दिया। अब आप देखो, आप आराम से ए बी प्लस बी सी कर सकते हो, जो कि क्या हो जाएगा टोटल ए सी। तो वही है यहाँ पर कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, या फिर ए सी इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। समझ गए बात को? अब यहाँ पर एक चीज और कि मान लो यहाँ पर आप ए सी नहीं फाइंड करना, आपको सी ए फाइंड करना है। सी ए मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज। तो यहाँ पर वही है कि ये ए बी वैक्टर है, ये बी सी वैक्टर अपना एज इट इज है। अब मान लो आपको सी ए अगर आप फाइंड करो, या फिर आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, तो वो तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब अभी अपन ने नेगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ा है, तो सी ए को अपन माइनस ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ए प्लस बी, तो अपन ने ए बी और बी सी की वैल्यू यहाँ लिख दी अपन ने ए प्लस बी, ये माइनस अपना एज इट इज, और ए सी अपन ने अभी फाइंड किया था ए प्लस बी, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया जीरो। तो सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा अपन कॉमन सेंस भी लगाएं तो सीधी सी बात है, ए से अपन बी गए, बी से अपन सी गए, सी से वापस ए आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया ना, क्योंकि जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर वापस आ गए। समझ गया बात को? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लो ये अपना ए वेक्टर था, ये अपना बी वेक्टर था। अब इसी सेम मैग्नीट्यूड का अगर हम इस डायरेक्शन में माइनस बी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ये हो गया। अब अपन को अगर मान लो ए सी फाइंड करना, तो कैसे करोगे, ए बी और ये यहाँ पर अपना बी सी डैश, ये सी डैश है, ये सी है तो अपन ने ये सी डैश ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा कि ए सी डैश इक्वल टू ए बी प्लस बी सी डैश। ओके, अब बी सी डैश अपना क्या है, नेगेटिव बी, ये रहा, तो ये आ गया ए सी इक्वल टू ए माइनस बी। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ेंगे। अब पैरेललोग्राम लो, तो पैरेललोग्राम लो मैंने ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये बोट वाला एग्जाम्पल लेके अपन ने पूरा इसको डिटेल में समझा था, बट अपन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मेन अपन बात कर रहे हैं कि जैसे ये आपका पैरेललोग्राम है, दिख रहा है आपको क्लियरली? ठीक है, तो जैसे ये ए है तो ये भी ए है, और ये बी है तो ये बी है, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है, जैसे अपने को ए सी पता करना है, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या लगेगा, ए बी प्लस ए डी। ठीक, यहाँ पर वही है। देखो ट्राइंगल लॉ अगर आप लगाते हो तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल लॉ लगेगा। देखो ये ट्राइंगल आपका बन रहा है, तो इस ट्राइंगल लॉ की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये ट्राइंगल लॉ लगा। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या होगा कि अगर आपको ए सी चाहिए, क्योंकि देखो डायरेक्शन ये है, तो ए से सी, ए सी चाहिए, तो आप क्या करोगे, ए बी और ए डी को ऐड करोगे, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी। समझ गए बात को? चलो, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए डी, जो कि आ गया ए प्लस बी। तो वही है कि बोथ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ आर इक्विवेलेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज जिनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको, राइट। अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कि ये कम्यूटेटिव यहाँ पर लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर कोई तीन वेक्टर है हमारे पास, तो हमने इस तरीके से लिखा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, यानी एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। इसके बाद अगर कोई अपने पास जीरो वेक्टर है, तो ए प्लस जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपना एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। चलिए, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि भाई जो एलिमेंट आपका है वही का वही तो आया, उसमें आप जीरो वेक्टर ऐड करोगे तभी तो आ रहा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब अपने पास ये क्या है, एक मतलब कि ए वेक्टर है और इसी का नेगेटिव है, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो ही आएगा, या फिर नेगेटिव में आप ऐड करोगे तो ये अपना जीरो ही है। देन नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इसमें इसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करने पे हमको क्या मिल रहा है, जीरो, राइट। चलिए, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, अगर किसी स्केलर से हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या,
तो लेट ए बी गिवन वेक्टर एंड लेमडा अ स्केलर। अब देखो लेमडा हमने यहाँ पर स्केलर लिया, अब इस लेमडा की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 -2 -3, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये स्केलर है, ठीक है। तो अगर कोई स्केलर हमने लिया है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बाय द स्केलर लेमडा डिनोटेड एज लेमडा वेक्टर ए। यानी कि अगर किसी स्केलर का, स्केलर क्या है लेमडा और वेक्टर क्या है वेक्टर ए, इन दोनों का अगर हमको मल्टीप्लीकेशन शो करना है तो हम इसको शो करेंगे लेमडा वेक्टर ए से, ठीक है। is called a multiplication of vector A by the scalar lambda. So lambda A is also vector collinear to the vector A. तो इस बात को समझिए कि आपके पास एक वेक्टर A था इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आपने किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 2 से कर दिया, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे मतलब इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो ये हो गया आपका 2a, मैंने लेमडा की जगह पे 2 लिया है तो 2a हो गया, समझ गया बात को। और क्योंकि पॉजिटिव 2 था तो डायरेक्शन अलग अलग नहीं हुई। तो देखिए ये जो वेक्टर है और ये जो दूसरी वेक्टर है, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे आपके कोलिनियर वेक्टर। हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी वेक्टर है आपके पास और उसका अगर आपने किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी वेक्टर आएगा वो दोनों ही, यानी ए वेक्टर और लेमडा ए वेक्टर, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर होंगे। ओके चलिए, कोलिनियर मतलब पैरेलल, राइट। अब ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, तो वही है जो अपन ने अभी समझा ना, वही की वही सारी चीजें हैं। जैसे कि अपने पास ये वेक्टर ए है, इसमें अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई करा स्केलर का तो ये 2a हो गया, 2a हो गया डबल, ठीक है। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 2 अपना स्केलर पॉजिटिव था। अब देखो अपने पास वेक्टर ए है, अगर आप अपन ने इसमें स्केलर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड हाफ हो गया कि नहीं, ये हाफ हो गया, पॉजिटिव था तो डायरेक्शन सेम है। अब अपने पास वेक्टर ए है, बिल्कुल है, इसमें आप -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना कि -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड डबल होगा। ये ए था बट ऑब्वियसली 2a इतना हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो सीधी सी बात है डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस तरीके से काम चलता है और आप खुद देख पा रहे हैं कि वेक्टर a और 2a कोलिनियर हैं, a और हाफ a कोलिनियर हैं, a और -2a कोलिनियर है। समझ गए बात को। चलिए अब यूनिट वेक्टर, तो देखो कोई भी वेक्टर है अगर उसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जैसे ए वेक्टर है उसका अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो ध्यान दो क्या करना है आपको, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, उससे आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मैंने आपको समझाया कि यूनिट वेक्टर को कैसे शो करते हैं, कोई भी वेक्टर उस पर आप लगा दो तो वो यूनिट वेक्टर को शो करेगा। अब एक चीज और कि अगर मान लो कि आपको कभी बोला गया कि अपने पास, खैर एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर होगा आपको, कि जैसे यहाँ पर यूनिट वेक्टर ऑफ लेमडा ए, अब लेमडा ए का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना इन द डायरेक्शन ऑफ ए, समझ रहे बात को, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो जिसकी भी डायरेक्शन आपको बोली जाएगी बस उसी का आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर दीजिए। तो जो यूनिट वेक्टर है उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कोई भी वेक्टर की और मैग्नीट्यूड आपको दिया रहेगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया ये आपका यूनिट वेक्टर फाइंड करने का इस तरीके से फॉर्मूला है, ठीक। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, तो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो देखो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। देखिए तीनों की जो वैल्यू आ रही थी वो सेम आ रही थी और एक्स वाई जेड इन तीनों को अलग अलग शो करने के लिए हमने यहाँ पर आई कैप ले लिया एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए लिया जे कैप और जेड एक्सिस के लिए लिया के कैप, ठीक है। यानी कि तीनों के ही जो यूनिट वेक्टर हैं ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब कंपोनेंट फॉर्म, तो कोई भी वेक्टर, अभी तक आपने समझा कि कोई वेक्टर ओपी है उसको आप वेक्टर आर से भी शो कर सकते हैं। अब उसी का कंपोनेंट फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी ये जो वेक्टर है अपना ये हो जाएगा आपका ये इस तरीके से। तो कंपोनेंट फॉर्म ऑब्वियसली वहां पर आपको वेरिएबल्स दिखेंगे एक्स वाई जेड, राइट, समझ गया बात को। और इसका मैग्नीट्यूड आप समझ ही गए होंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ पर वही लिखा है कि ये जो एक्स वाई जेड है ये आपके स्केलर कंपोनेंट है और ये जो एक्स आई वाई जे जेड के जो हैं ये वेक्टर कंपोनेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर एक्स वाई जेड अकेले की बात करो आप तो एक्स वाई जेड ये तीनों ही मैग्नीट्यूड है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू। अगर मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बात समझ रहे हैं, तो 1 2 3 ऑब्वियसली वेरिएबल्स है, नंबर्स है कुछ ना कुछ, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब यहाँ पर अगर मैंने 1 आई कैप ले लिया, 2 जे कैप ले लिया और 3 के कैप ले लिया तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 2 जे की बात करूं मैं तो 2 क्या है आपका स्केलर और जे कैप क्या है डायरेक्शन, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से ये बन जाती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप ये लाइन समझ में आ गई होगी। सम पॉइंट्स,
तो यहाँ पर ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे भी कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं और कहीं पर भी बीच में हमको यूज में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, अभी हमने सिंपल वेक्टर देखा, अब हम कंपोनेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और एक दूसरा वेक्टर b है b1 i b2 j b3 k। देखिए यहाँ पर हम, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है, इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, और इस चैप्टर में से ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो सिलेबस से ज्यादा कुछ हटा नहीं है, तो सब कुछ आपको पढ़ना है ऑलमोस्ट। अगर एक चीज को हटा दिया जाए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो बाकी सब कुछ है। तो ऑब्वियसली अगर फॉर्मूले या कुछ पॉइंट्स या फिर इन सब चीजों को अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन जरूरी क्या है कि एक बार में आप सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो इस चैप्टर का आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो अगर यहां तक आप अभी तक देख रहे हैं वीडियो, तो ऑब्वियसली आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। सो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। चलिए, सो यहाँ पर देखिए अपने पास दो वेक्टर है ए और बी, अगर इनका सम करना है तो कैसे करोगे? तो देखो हमने वेक्टर को लिख लिया दिस प्लस दिस सिंपली, ठीक है। फिर इसके बाद हमेशा ध्यान रखो कि आई वाला आई में ऐड होगा, ठीक, जे वाला जे में ऐड होगा, ठीक, और के वाला के में ऐड होगा। तो वही है कि a1 प्लस b1 आई कैप, a2 प्लस b2 जे कैप, a3 प्लस b3 के कैप, ठीक है। तो ऐड तो अपन आराम से कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन की बात आती है, डिफरेंस की बात आती है, तो सेम वही है कि a1 माइनस b1, a2 माइनस b2 और a3 माइनस b3। तो सम और डिफरेंस तो समझ में आ गया। अब दो वेक्टर अपने पास हैं, तो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट इक्वल हो। a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2, a3 इक्वल टू b3। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं तभी जाके दो वेक्टर आपके इक्वल होंगे, ठीक। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर ए बाय अ स्केलर लैम्डा, अगर कोई स्केलर है, मान लो अपने पास 2 है, ठीक है, तो 2 का हमको इस वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। तो ये वेक्टर था अपना, ये लैम्डा अपना स्केलर था, मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब सम डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? तो जैसे यहाँ पर क्या है, के और एम जो है ये दो स्केलर हमने लिए हैं, ठीक है, ए और बी अपने दो वेक्टर हैं, समझ गए बात को। तो यहाँ पर अगर के ए प्लस एम ए है, अब आप समझिए यहां पर जो आपका वेक्टर है ए, ये सेम है दोनों जगह, तो आप ए को अलग से कॉमन ले सकते हैं और के प्लस एम कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। यहां पर देखो के एम ए, तो के एम को आप बिल्कुल अलग कर सकते हो, ए को अलग कर सकते हो। यहां पर देखो ये क्या है, के ए प्लस बी, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो के ए प्लस के बी, समझ गए बात को। चलिए, अब एक चीज का और ध्यान रखिए, ये चीज भी कई जगह यूज में आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास वेक्टर है ए और बी, आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, अगर हमको दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दी हैं, a1 i a2 j a3 के, b1 i b2 j b3 के, ये कंपोनेंट फॉर्म है, देन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर मान लो दो कंपोनेंट फॉर्म में अपने को दी हैं वेक्टर्स और उनके कोलिनियर की बात हो रही है, तो वो कोलिनियर तभी हो सकती हैं जब इनके, जैसे i का कोफिशिएंट देख रहे हो आप a1 b1, ठीक है, तो b1 अपॉन a1, b2 अपॉन a2, b3 अपॉन a3 इक्वल टू लैम्डा। मतलब ये जो कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब कि दो वेक्टर जो हैं आपके, ये क्या हैं आपके, कोलिनियर। तो ये कंडीशन अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। हमको दो पॉइंट दे दिए गए, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वेक्टर अगर हमको बताना है तो उसके लिए आपका ये जो फॉर्मूला है ये काम करेगा। जैसे अगर ये वेक्टर, तो आप देख रहे हैं x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, और ये पूरी चीज को अपन ने बड़े डिटेल में पढ़ा था जब डिटेल में हमने इस पूरे चैप्टर को कवर किया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास एक p1 पॉइंट, एक p2 पॉइंट, और इनको ज्वाइन करने वाली वेक्टर अगर बताना है तो ये फॉर्मूला है। इनका मैग्नीट्यूड बताना तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने लगा दिया। चलिए, सो ये हो गया। अब इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला देख लीजिए। तो सेक्शन फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये इंटरनली एक्सटर्नली दोनों वाला फॉर्मूला है। तो देखिए p और q अपने पास दो पॉइंट है, p और q दो पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद सीधी सी बात है, p और q पॉइंट की अगर बात करें तो इनका पोजीशन वेक्टर जो है ये o के रिस्पेक्ट में OP और OQ, समझ गया बात को। तो वही है कि OP एंड OQ आर द पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और हमारे पास क्या है कि PR is to RQ,
यानी कि ये जो PR/RQ दिया है हमको M/N, यानी कि हमको रेशो दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हमको ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कौन सा, ये पॉइंट कौन सा है, ये वो पॉइंट है या फिर OR वो वेक्टर है जो PQ को एक रेशो M/N में डिवाइड कर रही है। तो उसके लिए फॉर्मूला अपना रहेगा OR, यानी ये जो पॉइंट है और ये इसका O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर OR है जिसको अपन R से शो कर रहे हैं। तो OR वेक्टर इक्वल टू MB प्लस NA, तो MB प्लस NA अपॉन M प्लस N, तो ये फॉर्मूला अपना काम करेगा। ठीक है, एक्सटर्नली की बात करें तो एक्सटर्नली में क्या रहेगा, MB माइनस NA अपॉन M माइनस N, तो ये एक्सटर्नली का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब मान लो कि भाई अगर ये पॉइंट मतलब कि जो R है, जैसे इस तरीके से अगर कोई बना हुआ है, ये R जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो गया, ये PQ है, PQ का मिड पॉइंट हो गया, तो सीधी सी बात 1:1 में डिवाइड करेगा, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो A प्लस बी अपॉन 2, बस इतना काम कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशो क्या रहेगा 1:1, तो 1 + 1 2 हो गया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × A 1 × B, A प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर बचा हुआ है, तो फटाफट से इन बेसिक एग्जांपल्स को कर लेते हैं, जिससे अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, अभी तक जो फॉर्मूले देखे हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमको बोला है सम ऑफ द वेक्टर, हमको वेक्टर्स का सम फाइंड करना है, ये A वेक्टर, ये B, ये C। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो I वाले एक साथ ऐड करो, ठीक, J वाले एक साथ ऐड करो, ठीक, इसके बाद K वाले एक साथ ऐड करो, तो ये इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ पर बोला फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। ध्यान दीजिए, हमको बोला जा रहा है एक वेक्टर फाइंड करना है, बट किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में। तो जिसकी भी डायरेक्शन में सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, ठीक, और मैग्नीट्यूड अपने को दिया हुआ है, तो अपने को चाहिए कोई भी वेक्टर फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये तो रहा मैग्नीट्यूड, तो हमने लिख दिया मैग्नीट्यूड हो गया 7 यूनिट्स। ठीक है, अब डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन के लिए इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो ए का यूनिट वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए ये रहा, और इसका आई का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया। ठीक, तो देखो ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा डायरेक्शन, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 7i अपॉन √5, 7 2 14 अपॉन √5, आई कैप और जे कैप तो साथ में लगेगी। इस तरीके से ये आ गया वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ये था इसकी डायरेक्शन में, तो इसका आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, डायरेक्शन मिल गई, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, ये आ गई डायरेक्शन, बस खत्म। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोला जा रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। अच्छा देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना, एक वेक्टर का, लेकिन कौन से वेक्टर का, इन द डायरेक्शन ऑफ द सम। अब कोई वेक्टर का सम मतलब कि इसके और इसके सम के बाद जो वेक्टर आ रही है उसका यूनिट वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले इसका और इसका सम करो, तो A प्लस बी सम करना आपको आता है, आई का आई में, जे का जे में, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 2। तो A प्लस बी करने पे अपने को ये वेक्टर मिली जिसको अपन ने ले लिया C वेक्टर। ठीक, यानी कि सम ऑफ द वेक्टर दिस। अब इनका सम जो है वो आया है C वेक्टर, इसी का यूनिट वेक्टर बताना है, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर अपना आया है, ये लिख दिया अपन ने। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4, बस इसको आप सॉल्व कर लो, ऐड कर दो और ये आ गया। चाहो तो इसको स्प्लिट कर दो, आई के साथ अलग कर दो, जे के साथ अलग कर दो, के के साथ अलग कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर फाइंड कर दिया, खत्म। चलो राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर दिस। भाई इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखने में क्या दिक्कत है, आई का कोफिशिएंट क्या है 1, जे का क्या है 1, के का क्या है -2, तो ये होगा डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज तो बड़े आसान हो गए। ठीक है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट भी 1 और के का कोफिशिएंट -2, तो डायरेक्शन रेशियो आ गए। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो है तो आप उससे डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूले अपने पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या बोला, हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस L = cos अल्फा होता है, M = cos बीटा होता है, N = cos गामा होता है, और फॉर्मूला होता है अपना ये। अगर मैंने इससे पहले नहीं बताया तो आप ध्यान रखना, A अपॉन √a² + b² + c², B अपॉन √a² + b² + c², C अपॉन √a² + b² + c²। अब डिनोमिनेटर में देखो सेम ही चीज, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, पहली बार में कर लो। A अपना 1 है, ठीक है, A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1
प्लस 6, तो ये 1/√6, ठीक है। इसके बाद b क्या है अपना 1/√6, c क्या है -2, तो -2/√6, तो ये आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद हमको बोला है फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट दिस। भाई 2 पॉइंट्स अपने पास हैं p और q, इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर बताना है पी क्यू, तो p इनिशियल पॉइंट, q टर्मिनल पॉइंट, तो p क्यू अगर बताना है तो फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा था x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो ये अपने x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और फाइंड कर लो, खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम्पल लिया है हमने हमारे सेक्शन फॉर्मूले का, ताकि सेक्शन फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो जाए। हमको ये बोला गया है कि ओपी वेक्टर जो है, देखो p और q अपन ने 2 पॉइंट लिए, p और q अपन ने 2 पॉइंट लिए, ठीक है। अब p का पोजीशन वेक्टर OP जो अपने को दिया है 3a - 2b, ये रहा। q का पोजीशन वेक्टर OQ जो अपने को दिया है ये a + b। अब हमको बोला जा रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग PQ। ये PQ लाइन को एक पॉइंट r डिवाइड कर रहा है पर्टिकुलर किसी रेशियो में, तो इस पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर फाइंड करो OR। समझ के बात को, तो हमको OR बताना है, ठीक। अब किस रेशियो में 2:1 में, तो 2:1 अब इंटरनली एक्सटर्नली बहुत इफेक्ट करेगा इस चीज को, तो यहाँ पर इंटरनली एक्सटर्नली दोनों ही बताना है। तो इंटरनली कर रहा मतलब ये रहा 2:1, समझ के बात को 2:1, ठीक है। तो देखो हमने OP वेक्टर लिख लिया, OQ लिख लिया और 2:1 है, और इस OR को हम वेक्टर R से शो करेंगे। फॉर्मूला आपने अभी देख लिया बस, तो ये इंटरनली का फॉर्मूला mb + na/m + n। अब ये a और b की वैल्यू क्या है, तो देखो ये जो OP वेक्टर है इसको अपन लेते थे वेक्टर a, लेकिन वेक्टर a की जगह पे ये पूरा है, ठीक। और ये जो है इसको अपन लेते थे वेक्टर b, लेकिन वेक्टर b की जगह पे ये पूरा है। तो ध्यान रखो m2 b की जगह पे a + b प्लस 2:1 है तो n की जगह पे 1 और ये 3a - 2b, बाकी 2 + 1। इसको सॉल्व कर लो और आपको मिल जाएगा वेक्टर OR, R का पोजीशन वेक्टर, ठीक। समझ के बाद को अब एक्सटर्नली की बात करेंगे, तो कुछ नहीं, एक्सटर्नली में क्या है, बस बीच में माइनस का फॉर्मूला माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो MB, B की जगह पे ये है तो MB - NA/m - n 2 - 1, सॉल्व कर लो और आपको ये वेक्टर मिल जाएगा जो कि होगा आपका OR वेक्टर, जो कि है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, ठीक। समझ के बात को। अब अपनी नेक्स्ट चीज आती है, यहाँ पर देखिए और भी कई सारे फॉर्मूले अभी रह गए हैं, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज आती है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स यानी 2 वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 तरीके हैं, आपका स्केलर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट है। स्केलर को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो 1 बाय 1 इनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर 2 वेक्टर अपने पास है AB तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखो कि अगर A 0 हुआ तो ये पूरा 0, B 0 हुआ तो ये पूरा 0, और तीसरी चीज क्या हो सकती है कि जो थीटा है आपका ये 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 0 होता है, राइट। तो अगर थीटा 90 हो गया, थीटा 90 मतलब अपने दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, तभी तो जाके थीटा 90 होगा ना भाई, सिंपल सी बात है। तो थीटा 90 होगा तब ये 0 हो सकता है। थीटा 90 के लिए यहाँ पर वही कंडीशन है कि सीधी सी बात है, थीटा 90 होगा तब ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, A इज परपेंडिकुलर टू B, मतलब कि A डॉट B क्या आ जाएगा 0, सिंपल सी बात है। थीटा का 90 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, ठीक है, तभी A डॉट B 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है कि सबसे पहली चीज तो इसमें ऑब्जर्वेशन आप समझ लो। सबसे पहली चीज A डॉट B इज अ रियल नंबर, मतलब कि अगर आप जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वो क्या रहेगा, एक रियल नंबर। दूसरी चीज कि सीधी सी बात है कि अगर थीटा आपका 90 डिग्री होता है, थीटा 90 मतलब कि वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में 90 डिग्री का एंगल, मतलब दोनों परपेंडिकुलर, और जब दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे तभी तो A डॉट B 0 आएगा, क्योंकि थीटा तो 90 हो गया और ये 90 मतलब पूरा का पूरा ये 0, ठीक। चलिए अब अगर थीटा 0 होता है तो cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ आ गया 1। अब सीधी सी बात है, अगर दोनों के बीच में एंगल, जैसे ये आपका A वेक्टर है, अब इसके बीच में कोई इधर कोई दूसरा वेक्टर है ही नहीं, मतलब ये एंगल तो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन यही वेक्टर अपना A और इसी के ऊपर एक और वेक्टर है, तो वो वेक्टर तो सेम ही होगा, A वेक्टर, तभी तो उनके बीच में एंगल 0 है। तो यहाँ पर A डॉट B और cos 0 है, तो इस A की जगह पे भी सॉरी इस B की जगह पे भी क्या आ जाएगा A, तो A डॉट A, यहाँ पर भी A, तो इसको अपन लिख सकते हैं A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और एक चीज का ध्यान रखें, ये वाली जो चीज है ये कई क्वेश्चन में आपके काम में
आएगी, इसलिए इसका ध्यान जरूर रखना है। कई बार आपसे बोल दिया जाएगा कि ये अपनी प्रॉपर्टी है, इसका यूज करके अपन ये चीज ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखना। ठीक, अब थीटा अगर पाई आ गया यानी 180, तो यहाँ 180 मतलब ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक, चलिए अब एक चीज का और ध्यान रखें कि जैसे हमारे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई क्या होता है, वाई का जे और जेड का के, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, तो 1 रहेगा। लेकिन अगर अलग अलग होती हैं, जैसे आई जे के आई, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब अगर आपको एंगल फाइंड करना है, द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय दिस, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। एंगल फाइंड करने के लिए काम आता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है cos, उधर चला जाएगा तो cos इनवर्स। समझ गए बात को। अब इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये क्या होता है, कम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लीजिए स्केलर प्रोडक्ट की, क्योंकि अभी स्केलर प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं, उसकी ही चीजें देख रहे हैं अपन, अभी अपना क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए बी सी अपने पास 3 वेक्टर हैं, तो अगर ए वेक्टर है डॉट, ये क्या है बी प्लस सी। ठीक, इसके बाद ए बी एनी 2 वेक्टर्स एंड लैम्डा बी एन स्केलर, अगर कोई लैम्डा स्केलर है और यहाँ पर लैम्डा ए डॉट बी है, तो आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा ए डॉट बी या फिर ए डॉट लैम्डा बी, चलेगा। ठीक है, अब इफ वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी इन देयर कंपोनेंट फॉर्म, अगर हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में 2 वेक्टर हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, वही सेम, आई वाला आई में, जे वाला जे में, के वाला के में, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। समझ के बात को। चलो अब प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। सपोज अ वेक्टर ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद अ गिवन डायरेक्टेड लाइन एल in the anti-clockwise direction, then the projection of AB on L is a vector P with magnitude AB cos theta and the direction of P being the same or opposite to the line L depending upon whether cos theta is positive or negative। देखिए ध्यान से समझिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपना ये वेक्टर AB है, ठीक है, वेक्टर AB है जो कि एक लाइन है, ये डायरेक्टेड लाइन है ये भी, ठीक है, ये डायरेक्टेड लाइन है, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, ये देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉक अपनी इस डायरेक्शन में चलती है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। फिर इसके प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तो प्रोजेक्शन देखिए, अगर मान लीजिए इस तरफ से लाइट आती है, इधर से आप देख रहे हैं यहाँ से अगर लाइट आती है, तो सीधी सी बात है इसका जो प्रोजेक्शन है ये इस लाइन पर बनेगा। देखिए इधर से परपेंडिकुलर अगर अपन डालें तो ये जो AC है, ठीक है, ये जो AC है ये क्या बनेगा, इसका प्रोजेक्शन, तो इस प्रोजेक्शन को अपन P से शो करते हैं। समझ के बात को। अब एक चीज का ध्यान रखो कि अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन ऑफ P बीइंग सेम और ऑपोजिट ऑफ द लाइन, कोई भी डायरेक्शन, देखो ये डायरेक्शन भी हो सकती है, ये डायरेक्शन भी हो सकती है, किस पे डिपेंड करेगा, cos थीटा पर डिपेंड करेगा। समझ गए बात को, डिपेंडिंग अपॉन वेदर cos थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव, cos थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव है उस पर डिपेंड करेगा। समझ गए बात को। इसके बाद प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर मैंने क्या बताया आपको, AC P वेक्टर। अब लेंथ ऑफ AC, अब अगर AC की लेंथ की बात करें, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ AC, जो अपन इससे फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ AB cos थीटा से। समझ गए बात को। देखिए सिंपल सी ये बात तो जो भी है ठीक है, बट अगर क्वेश्चन आता है कि आपसे बोला जाता है, आप तो इस लाइन को समझो, आपको 2 वेक्टर दिए गए, आपको बोला गया वेक्टर ए का प्रोजेक्शन फाइंड करो, क्या प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं, आपको क्या बोला गया, प्रोजेक्शन फाइंड करो वेक्टर ए का, बट ऑन द वेक्टर बी, किस वेक्टर का फाइंड करना और किस पर फाइंड करना है, तो ए वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना, ये क्लियर हो गया, लेकिन किस पर करना है, बी पर, तो बी का यूनिट वेक्टर। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो ये प्रोजेक्शन वाले जो क्वेश्चन है थोड़े इजी हो जाएंगे, किसका और किस पर। तो अब देखो बी का यूनिट वेक्टर आपको पता है, बी का यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बस खत्म। अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझो, पहले तो अपन ने ये पॉइंट समझ लिया कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से कर लो। अब देखो P ये क्या है, P इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन L, देन द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन द लाइन L इज गिवन बाय दिस। तो वही बोला गया है कि P एक यूनिट वेक्टर है इस लाइन के अलोंग, L के अलोंग, ठीक है, तो A और ये P का यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन, ठीक
ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखो कि थीटा अगर 0 होता है देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी, प्रोजेक्शन वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर इससे फाइंड करोगे ए बी कॉस थीटा से। लेकिन अगर थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 कितना हो जाता है अपना 1, तो ये ए बी इटसेल्फ। ओके ठीक है। अगर थीटा अपना पाई हो जाता है तो कॉस थीटा अपना होता है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, तो ए भी रहेगा, माइनस लगेगा इसके आगे, तो माइनस को अपन उल्टा करके लिख सकते हैं बी ए, क्योंकि ए बी का नेगेटिव वेक्टर बी ए हो जाता है। ठीक है चलिए, अब कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अपनी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन एंड इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद ट्राइंगल इनइक्वालिटी को भी ध्यान में रखिए कि ये अपनी ट्राइंगल इनइक्वालिटी रही, लेकिन इफ यहां से अपनी एक कंडीशन निकलती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी से, जिसका यूज अपन करते हैं 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के लिए। तो यहां से देखो, अगर a प्लस बी मतलब कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, देखो यहाँ पर लेस देन तो है, साथ में इक्वल भी है, तो इक्वल वाली चीज अपन ने यहाँ से ले ली। और अगर ये कंडीशन को अपन ने शो कर दिया तो इससे अपन ये शो कर देंगे कि ए बी और सी तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना, इसी से आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो कर सकते हो। ठीक है चलिए, अब बढ़ेंगे अपन आगे। तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के सारे फॉर्मूले अपन ने देख लिए, सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड देख लिए। अब अपन देखेंगे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला तो अपना ये होता है, कुछ इसमें डायरेक्शन काम करती है, अपना राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर अप्लाई होता है, तो उसको भी अपन ने बड़े डिटेल में पढ़ा था, तो यहाँ पर अपन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल से समझिए कि ये अपना वेक्टर ए है, ये अपना वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, और डायरेक्शन अपनी ये है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, अगर दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इससे अपन शो करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ठीक है, यानी इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है अपना ये। ठीक है चलिए, इसके बाद अगर बी क्रॉस ए फाइंड करोगे तो सीधी सी बात है आगे लग जाएगा अपना माइनस। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपनी क्या हो गई, ऑपोजिट। ठीक है, समझ के बात को। अब इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि इफ ईदर ए बी 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। सीधी सी बात है कि ए और बी में से अगर कोई भी एक 0 हो गया तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ए 0 हो गया तो पूरे 0 हो जाना है, या फिर ए और बी में से कोई भी 0 हो गया तो सीधी सी बात है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। देखो हमने ए डॉट बी देखा था, उसके ऑब्जर्वेशन देखे थे, मतलब डॉट प्रोडक्ट देखा था स्केलर प्रोडक्ट, तो उसमें ए डॉट बी क्या था, एक रियल नंबर, बट ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, हमेशा आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, इफ ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो देन ए क्रॉस बी 0। देखो अगर अपना ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है तो ए क्रॉस बी एक ही कंडीशन पर 0 हो सकता है, अगर जो थीटा है आपका ये अपना क्या हो जाए, एन पाए। समझ गए, अगर थीटा एन पाए हो गया उस कंडीशन में आपका ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ए एंड बी मस्ट बी पैरेलल और कोलिनियर, इन पर्टिकुलर ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, ए क्रॉस माइनस ए इक्वल टू 0। समझ गए बात को। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब थीटा अगर अपना π/2 हो गया यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, यही बचेगा। ठीक है, इसके बाद म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, मतलब कि जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, वैसे ही अपन क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखेंगे कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के ये 0 होता है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट सेम का अपना 0 होता है। ठीक, अब अलग अलग अगर होते हैं तो उनकी बात अलग होती है, जैसे कि यहाँ पर अपन ने ये बना के रखा है डायरेक्शन के हिसाब से, ये आई है, ये जे है, ये के है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो आप आई डॉट जे तो आपको के मिलेगा। ठीक है, क्रॉस डॉट नहीं, जे क्रॉस के तो अपने को आई मिलेगा, के क्रॉस आई तो अपने को जे मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होती है कि भाई जे क्रॉस आई हो गया तो ये माइनस के क्रॉस जे हो गया तो माइनस आई, और आई क्रॉस जे हो गया तो माइनस के। ठीक है, इस तरीके से काम चलेगा। अब अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल फाइंड करना और क्रॉस प्रोडक्ट का आप यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखें कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ये हमने अभी स्टार्टिंग में देख लिया था जब हमने डॉट प्रोडक्ट का देखा था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है बट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक, इसके बाद आगे आता है कि अगर ए और बी, हाँ ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ध्यान रखिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ए और बी किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड को, जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है,
ठीक है, और ये वाली जो साइड है ये अपनी ए है, वेक्टर ए, और ये वाली जो साइड है ये वेक्टर बी है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों ही जो साइड है ये एडजेसेंट साइड है। तो उस कंडीशन में हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बस ध्यान रहे कि दोनों ही ए और बी दोनों ही ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड होनी चाहिए। सेम आपके पैरेललोग्राम के लिए काम चलेगा कि अगर कोई पैरेललोग्राम है आपका, ए और बी आपकी एडजेसेंट साइड है, तो आप उसका एरिया ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से फाइंड कर सकते हैं, सिंपल। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और देख लो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ये आप देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी है, ठीक है। अब मेन एक और चीज देख लो कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में आपको दो वेक्टर दिए जाते हैं तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, ठीक है। देखो ए और बी दो वेक्टर हैं आपके कंपोनेंट फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, तब आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से करोगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आना चाहिए बस। तो इस तरीके से देखो आप बिल्कुल कर सकते हो, ये आई कैप A2B3 B2A3, ठीक। फिर यहां पर तो माइनस लगता ही है, माइनस जे कैप, इसके बाद ये गया A1B3 B1A3, फिर प्लस के कैप, तो ये गया A1B2 B1A2, खत्म, ठीक। समझ गए बात को कि इस तरीके से अगर दिया जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करते ऑब्वियसली आना चाहिए, तो आता ही होगा, खैर चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल्स, तो फटाफट से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले हमने कवर कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं और चैप्टर अपना खत्म समझिए, ठीक है। तो देखिए अगर हमको दो वेक्टर दिए, इनके बीच में एंगल पूछा है, तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला भी है, साइन थीटा जो फॉर्मूला लगाना चाहे लगा दीजिए। तो खैर डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा आसान पड़ता है, तो ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमने ए डॉट बी फाइंड किया, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट आता है अपने को, है ना। तो आई का आई में, जे का जे में, के का के में, तो ये आ गया अपना डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो ए और बी दोनों के ही मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए, और कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और ये आ गया -1/3। अपने को चाहिए था थीटा, तो कॉस उधर जाएगा, तो कॉस इनवर्स -1/3, और ये आ गया आपका आंसर। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना बड़ा आसान है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, अगर हम ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, देन शो दैट वेक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी परपेंडिकुलर। भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने के लिए क्या जरूरी है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0। अब यहां पर वेक्टर अकेला ए नहीं, ये पूरा का पूरा ये ए वेक्टर समझ लो, ये पूरा बी वेक्टर समझ लो, और इनका डॉट प्रोडक्ट अगर अपना 0 आ गया, मतलब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड कर लो, दोनों का सम, दो वेक्टर का सम अपने को आता है, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो, डिफरेंस करते भी आता है भाई, आई का आई में, जे का जे में, और के का के में, सिंपल। तो ए प्लस बी फाइंड कर लिया, ए माइनस बी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर वही है कि इफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर देन दिस मस्ट बी 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हमने, देखो 6 4s are 24, 2 4s are -8, 8 2s are -16, तो ये माइनस का 24, ये 24, ये आ गया 0। तो बस लिख दिया हमने कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 0, इसलिए दिस परपेंडिकुलर टू दिस, सिंपल। चलिए अब हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको प्रोजेक्शन फाइंड करना है वेक्टर ए का। तो ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो वेक्टर ए एज इट इज रहेगा, किस पर करना है, ऑन द वेक्टर बी। तो जिस वेक्टर पर करना है उसका यूनिट वेक्टर, तो ए और इसका यूनिट वेक्टर मतलब बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया अपना, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी फाइंड करो भाई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, तो 2 1s are 2, 3 2s are 6, 2 1s are 2, ये आ गया 10। बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया, समझ गए, ये आ गया। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, खत्म। तो 10/√6, लेकिन ऑब्वियसली इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो 10 को हमने लिखा 2 5s are 10, इसको लिखा 2 3s are 6, इधर के 2 से यहाँ का ये √2 हो जाएगा, अपॉन में √3 बचेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में फिर भी रूट आ रहा है, तो √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जिससे अपने को मिल जाएगा 5√6/3, ठीक है। समझ के बाद को चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपने को बोला है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब ट्राइंगल इनइक्वालिटी बताई थी, तो उसी से मैंने एक रिजल्ट आपको निकाल के बताया था कि इस रिजल्ट का यूज आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने में कर सकती हैं। तो ए बी सी ये 3 अपने पास इस तरीके से वेक्टर दिए गए हैं, पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमको कोलिनियर शो करना है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, अगर ये शो कर दिया तो काम बन जाएगा, ठीक। ए बी फाइंड करना है, ए बी मतलब ओ बी माइनस ओ ए, ठीक, पोजिशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी माइनस ए, तो भाई बी में से ए माइनस करो, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 आए,
तो 1 - 2i 3i, तो ये हो गया 3i। 2 - 3 -j, 3 - 5 -2k, तो ए भी आ गया। इसी तरीके से बी सी फाइंड करोगे तो सी माइनस बी करोगे, तो सी में से बी माइनस करो, तो देखो 7 -1 6 आए। इसके बाद यहाँ के है, जे है ही नहीं, तो ये 2j तो ऐसे ही आ जाएगा अपना। इसके बाद माइनस के माइनस का 3k, ये हो जाएगा माइनस का 4k। इसी तरीके से ए सी ओ सी माइनस ओ ए, ये कर लिया। तो ए बी बी सी ए सी तीनों आ गए, लेकिन अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, ध्यान रखिए सभी का। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन को कंडीशन अपन ने लिखी, ए सी का मैग्नीट्यूड, तो ये रहा ए सी, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो 9 9 81, 3 3 9, 6 6 36 इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड, तो ये रहा ए बी अपना ये, ठीक। तो 3 3 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस बी सी, ये रहा बी सी, ठीक है। तो 6 6 36, 2 2 4 और -4 का स्क्वायर 16। अब आप इनको सॉल्व वगैरह कर लोगे तो इसके बाद आपको ये जो है LHS और RHS इक्वल मिल जाएंगे, जिससे ये शो हो जाएगा कि ए बी सी जो है ये कोलिनियर हैं। ओके, चलिए अब एक और एग्जाम्पल करेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मतलब कोई भी वेक्टर अपने पास है उसका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी a माइनस बी। अच्छा, तो a प्लस बी और a माइनस बी जो है ये दो वेक्टर हैं, तो सबसे पहले तो इन्हीं को फाइंड करो। हमने क्या करा, हमारे पास a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, हमको चाहिए सबसे पहले a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने a प्लस बी और a माइनस बी किया, मतलब इन्हीं दोनों को ऐड किया और इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे हमको a प्लस बी a माइनस बी मिल गया। अब हमको बोला है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, तो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि हमारे पास दो वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन्हीं के परपेंडिकुलर वेक्टर था अपना वेक्टर एन का यूनिट वेक्टर। तो बस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सबसे पहले। तो पहली रो में तो आई जे के आता है, दूसरी रो में अपना ये पहला वाला वेक्टर के 2 3 4 ये आ गए, और यहाँ 0 -1 2 ये आ गए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये अपने को वेक्टर मिल गया, ठीक है। नाउ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी a माइनस बी, तो ये अपने को वेक्टर मिला है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने से अपने को वो वेक्टर मिला है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने को बोला है। तो इसका यूनिट वेक्टर, तो पहले तो ये वेक्टर एज इट इज, इसका मैग्नीट्यूड, तो देखो 2 2 4 -4 का स्क्वायर 6 4 का स्क्वायर 16, 2 2 4, सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। ओके, ठीक है, जो कि आपके a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर था दोनों के, ठीक। चलिए अब फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग पॉइंट दिस दिस एंड दिस। अब देखो ट्राइंगल अपने पास है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो एडजेसेंट साइड अगर आपको मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये अपना ट्राइंगल अपन ने बनाया और अपन ने देखा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। हमने क्या किया, एक अपनी ये ए बी वैक्टर फाइंड कर ली और ये ए सी वैक्टर, ये दोनों ही आप देखो एडजेसेंट साइड अपने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला भी लग रहा है। तो ए बी वैक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगेगा, तो ए बी फाइंड करी उससे हमने। तो यहाँ पर देखो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, तो ये अपनी ए बी वैक्टर आ गई। अब अपने को ए सी वैक्टर चाहिए, तो यहाँ पर देखो 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप, 1 - 1 0 के कैप। तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का भी यहाँ पर यूज आया है। और आप देखो ए बी और ए सी दोनों ही आपकी एडजेसेंट वेक्टर्स हैं ट्राइंगल के लिए। अब अभी हमने देखा था कि अगर हमको एडजेसेंट साइड के फॉर्म में दो वेक्टर मिल जाएं तो उस ट्राइंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, यानी 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले तो अपने को इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पहली रो में तो आई जे के, फिर ए बी अपना क्या है ये रहा, तो 0 1 2, ठीक। फिर ए सी बाद में है, तो ए सी का 1 2 0 1 2 0। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करिए और ये आपको मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √21, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो ये मैग्नीट्यूड अपन फाइंड कर चुके थे √21 और हाफ अपने फॉर्मूले का था, तो ये आ गया स्क्वायर यूनिट्स।
समझ के बात को। और अगर इसी जगह पे पैरेललोग्राम भी आ जाता तो आप क्या करते, बस जो दो साइड अपनी है एडजेसेंट साइड, उन्हीं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते तो काम खत्म। ठीक, तो अगर आपका पैरेललोग्राम होता तो यही काम खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल था तो ट्राइंगल में 1/2 लगा हुआ है, दैट्स इट। ठीक, चलिए। सो यहाँ पर आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में खैर आप कुछ करने के लिए बचा नहीं है। रही बात क्वेश्चंस की, तो वो आप प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर चैप्टर 10 जो वेक्टर अलजेब्रा है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में, खैर सिलेबस में सब कुछ है, सिर्फ एक ही चीज नहीं है। बाकी आई होप कि आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हुआ होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।